Hello everyone, welcome back to Sunidhi Economics classes. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने इकोनोमेट्रिक्स को शुरू किया हुआ है और इकोनोमेट्रिक्स के अंदर हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियोस इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर बना चुकी हूं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और एरर टर्म्स के बारे में आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले उन वीडियोस को देखें ताकि आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उस मॉडल को जब डेवलप किया गया था तो क्या क्या अजम्पशंस मानी गई थी। हमारे पास 10 अजम्पशंस हैं और इन 10 अजम्पशंस को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये सेपरेट वीडियो केवल अजम्पशंस के लिए ही होने वाला है, इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ध्यान से पढ़ें। पहले वाली वीडियोस जो हैं आप उनको भी देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, इससे पहले वाली जो वीडियो थी मैंने उसमें बताया था कि इस तरीके से हमारी इक्वेशन होती है बीटा 2 xi प्लस EI, जिसमें से y और x जो होते हैं वो हमारे बाईवेरिएट डेटा होते हैं। इन दोनों के बीच का रिलेशन हम बताते हैं और EI जो होता है वो हमारा एरर टर्म होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एरर टर्म्स में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। मैंने आपको बताया है एरर टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है और एरर टर्म हम क्यों उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने मॉडल में। इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है कि देखिए यहाँ पे जो 2 अजम्पशन है वो एरर टर्म से रिलेटेड है, इसीलिए आप उस वीडियो को देख कर आइए। आज की इस वीडियो में हम अजम्पशंस को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला अजम्पशन क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x इज लीनियर, यानी कि y और x के बीच का रिलेशनशिप जो है वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव ही होना चाहिए, जो हमारा रिलेशनशिप है वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये एक जैसा होना चाहिए, लीनियरिटी होनी चाहिए उसमें। और जो लीनियरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड में आपको डे 1 से समझा रही हूँ, जब से मैंने इकोनोमेट्रिक्स शुरू किया है। उसमें क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगा किसी भी कमोडिटी का तो डिमांड उसकी कम होगी, तो लीनियरिटी है इसमें। और अगर मैं पॉजिटिव का एग्जांपल दूं तो अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, तो ये दोनों में लीनियरिटी है। पॉजिटिव या नेगेटिव मैटर नहीं करता, लीनियरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट अजम्पशन क्लियर हो गई। सेकंड अजम्पशन जो है एक्स इज नॉन स्टोकेस्टिक और फिक्स्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल है ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये फिक्स होना चाहिए। एक्स के फिक्स होने का क्या मतलब है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाती हूँ। लेट्स से यहाँ पे हमारा एक्स है जो कि हमने इनकम को माना हुआ है और यहाँ पे हमारा y है जो कंजम्पशन है। ठीक है, लेट्स से हमारी इनकम जो है वो 60 रुपीज़ की है, तो जो हमारा 60 रुपये का इनकम है उसका कंजम्पशन हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, कितना हमारा फूड पे जाएगा, कितना हमारे बच्चों की एजुकेशन पे जाएगा, कितना मेडिसिन में जाएगा, कितना लग्जरीज में जाएगा, ये सब अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए x की एक वैल्यू है, x की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड हो गई है 60 रुपीज़, लेकिन y की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। y जो है वो डिवाइडेड है, फूड में डिवाइडेड है, एजुकेशन में डिवाइडेड है, मेडिसिन में डिवाइडेड है। इसीलिए हम क्या करते हैं, x जो है वो नॉन स्टोकेस्टिक माना जाता है। वेरिएबिलिटी इन x वैल्यूज, देखिए अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो हम x को नॉन स्टोकेस्टिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबिलिटी है, ये तो अजम्पशंस में आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, लेकिन ये सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 60 पे स्टडी कर लिया है तो फिर हमें और ज़्यादा इनकम लेवल पे भी स्टडी करना चाहिए। लेट्स से हमें 70 पे स्टडी करना चाहिए, 80 पे स्टडी करना चाहिए, 90 पे स्टडी करना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं इनमें वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, डिफरेंट इनकम लेवल पे कंजम्पशन पैटर्न को स्टडी करना चाहिए। तो आपको दोनों में क्लियर हो गया होगा कि एक हम इनकम लेवल ने 60, उस पर डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न को स्टडी करें, ये नॉन स्टोकेस्टिक है, लेकिन केवल 60 इनकम को ही कंसीडर करके हम मॉडल को ना बनाएं, हम थोड़े और भी वेरिएबिलिटी उसमें इंक्लूड करें। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। देखिए ये तो सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 5। अगर इसमें x और y है और इसमें 2 इक्वेशन है, ठीक है, तभी तो हम इसमें से x और y की वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं। अगर इसमें या तो
z की वैल्यू भी इनकॉर्पोरेट कर दी जाए, या फिर 5x + 3y2 केवल ये इक्वेशन दी हो तो हम वैल्यू को नहीं ड्राइव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें n जो है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ज्यादा होनी चाहिए जितने भी पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है। हमारी इस इक्वेशन में दो पैरामीटर है, β1 और β2। इसका मतलब यह है कि हमें कम से भी कम दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी β1 और β2 की वैल्यू निकालने के लिए। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड नहीं है, और ये अजम्पशंस जो है ये बहुत यूज होगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे या फिर डेटा सेट से रिग्रेशन को रन करेंगे। ठीक है, एरर टर्म है जीरो एक्सपेक्टेड वैल्यू। एरर टर्म का जब हम मीन निकालेंगे तो वो जीरो होना चाहिए। वो मीन क्यों जीरो होना चाहिए, मैं एरर टर्म का आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। ठीक है, ये लेट्स से ये हमारी इनकम है, ये हमारी कंजम्पशन है, ये हमारी लाइन है। ठीक है, ये हमारी रिग्रेशन की लाइन है। तो एक एरर टर्म हो सकता है यहाँ पे हो, एक एरर टर्म हमारा यहाँ पे हो। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और कैंसिल आउट होने के बाद में उनका बहुत छोटा सा इफेक्ट मॉडल पे बचता है। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद उनका बहुत थोड़ा सा इफेक्ट बचेगा। लेट्स से ये EI है, ये EJ है, इसको आप E1 E2 भी मान लेते हैं। ठीक है, हमने माना था कि उसमें छोटा सा एरर होगा, लेकिन ये जो अजम्पशन है ये इस बात को कहती है कि ये इक्वल होंगी बिल्कुल, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू वुड बी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, इसीलिए तो उनका मीन जीरो होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल नहीं होगी और वो कैंसिल आउट नहीं होगी तो मीन जीरो नहीं आएगा। यही इसमें समझने वाली बात है कि एरर टर्म जो है वो जीरो एक्सपेक्टेड वैल्यू होंगी, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव मान लीजिए, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिक्स्थ असम्पशन है एरर टर्म हैज कांस्टेंट वेरिएशन फॉर ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनका जो वेरिएंस होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको हम होमोसेडेस्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, होमोसेडेस्टिसिटी जो है वो एक ग्रीक का वर्ड है। होमो का मतलब होता है, ये ग्रीक लेटर का वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम, यानी कि जितने भी एरर टर्म होंगे सबका वेरिएंस सेम होगा सिग्मा स्क्वायर के इक्वल। अगर इस वायलेशन को, अगर ये अजम्पशन हमारी वायलेट होती है तो वो हमारा हेट्रोसेडेस्टिसिटी का केस बनता है, जिसको आने वाले टाइम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेट्रोसेडेस्टिसिटी को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस अजम्पशन का क्या मतलब होता है। देखिए, ये है हमारा, लेट्स से ये एरर टर्म जो है, मैंने बताया था कि हर एरर टर्म का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। ये एक लाइन है जिसके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, ये PDF है इधर, इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को शो कर रहे हैं। तो हमारा अजम्पशन क्या रहा है कि कांस्टेंट वेरिएंस है। कांस्टेंट वेरिएंस का क्या मतलब है कि ये जो लाइन है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये सेम है। और हेट्रोसेडेस्टिसिटी का क्या मतलब है, हेट्रोसेडेस्टिसिटी का मतलब होता है कि ये लाइन ना कभी कम कभी ज्यादा इस तरीके से होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रैंडम वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये एरर ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि EI EG इनका इक्वल जीरो होगा और ये इक्वल नहीं होंगे और इंडिपेंडेंट भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अजम्पशंस हमारी है x as are uncorrelated to error term, यानी कि इसका जो x है, ये जो x है और ये जो E है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एरर टर्म है, उनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। इसको लिखने का तरीका एक्सपेक्टेशन xi एरर टर्म इज इक्वल टू 0, और i जो हो सकता है ये एरर टर्म 1 2 n कितना भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन वायलेट होती है तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे होमोसेडेस्टिसिटी का उल्टा हेट्रोसेडेस्टिसिटी होता था, इसमें भी होता है, इसको हम ऑटो कोर रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में हम ऑटो कोर रिलेशन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। x आर अनकोरिलेटेड विद ईच अदर। देखिए इस इक्वेशन में केवल x है, एक ही x है, तो आपको लग रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, x तो एक ही आपस में कोरिलेटेड कैसे हो सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में ना हम दो वेरिएबल से मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल को पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा, yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस गामा 1 xi प्लस एरर टर्म, 2x हो गए ना।
ये दोनों x भी आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन ये उस केस में एप्लीकेबल है जब हम 2 से ज्यादा रिग्रेशन का मॉडल पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल से ज्यादा होंगे, और इस केस को हम मल्टी कोलिनियरिटी बोलते हैं। ठीक है, मल्टी कोलिनियरिटी का क्या मतलब होता है? जब आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, रिग्रेशन मॉडल जो है वो करेक्टली स्पेसिफाई होना चाहिए, ये हमारा सबसे लास्ट का अजम्पशन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। रिग्रेशन मॉडल जो है, हमें किस तरीके का रिग्रेशन मॉडल लगाना है, हमें मल्टीपल लगाना है, हमें डमी वेरिएबल वाला मॉडल लगाना है, हमें लॉजिक मॉडल लगाना है, हमें प्रोबिट मॉडल लगाना है, कौन सा भी मॉडल हमें लगाना है वो करेक्टली हमें पता होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन बायस और एरर नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी 10 के 10 अजम्पशंस हैं ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट अजम्पशन से क्वेश्चन आता है, कई बार इन अजम्पशंस के बेसिस पे क्वेश्चंस को बनाया जाता है जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी। इसके बाद वाली वीडियो में इन अजम्पशंस का यूज करते हुए हम जो डेरिवेशंस हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स के थ्रू वो निकालेंगे और देखेंगे कि बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और डेरिवेशन जो होगी वो मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको अजम्पशंस का पता होना जरूरी है क्योंकि ये अजम्पशंस कहीं कहीं यूज होंगी। ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं जो कि इसकी डेरिवेशन का होने वाला है, मैं OLS मेथड के थ्रू आपको डेरिवेशन करना सिखाऊंगी बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज निकालने के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।